हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस राज पासवान अपने यूट्यूब चैनल अमरदीप एकेडमी पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा मैंने अनाउंस किया था बच्चों आपको कि आपके लिए मैं 40 डेज के लिए 40 लेक्चर का एक सीरीज प्लान लेके आने वाला हूं बोर्ड के लिए। तो भाई लेकर आ गया हूं, ठीक है। जैसा मैंने आपको बोला था, जैसा आपने हिसाब से मैंने प्रॉमिस की थी, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप भी मेरा वेट कर रहे थे इन सीरीज का। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों डे 1 से। समझ में आ रही है बात? डे 1 से स्टार्ट करते हैं। और डे 1 में हम लोग जो चैप्टर लेकर आ गए हम आपके लिए, वो चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। जी हाँ, 12th क्लास का नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये जो तुम्हारा चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। और एक चैप्टर में मैंने कहा था कि टोटल हमारे पास 4 लेक्चर बनने वाले हैं। कोशिश रहेगी कि भाई कम ही बनाओ, क्योंकि आजकल बहुत बिजी हो, है ना। सीरीज ही ऐसा चल रहा है, बिजी वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। तो लेक्चर 1 में एक दो या तीन टॉपिक मैंने कंसिडर किया है और कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। जैसा मैंने बताया था कि पीवाईक्यूज के क्वेश्चन लेंगे आपके लिए और एनसीईआरटी क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सॉल्यूशन। तो स्टार्टिंग में तो भाई यही पता होना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन से क्या पता लग रहा है, क्या है सॉल्यूशन? अगर एक दूसरे टर्म में बात करें तो सॉल्यूशन को हम लोग बेटा और क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशन को हम लोग और मिक्सचर कह सकते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन बोलते हैं ना, तो कुछ बच्चों को लगता है कि सॉल्यूशन, ठीक है, कई लोगों को टर्म होता है पता, लेकिन बाय द वे नहीं पता है तो सॉल्यूशन का मतलब क्या है। लेकिन जैसे ही मिक्सचर बोलता हूं तो क्लियर हो जाता है यार, कहीं ना कहीं कई चीजों का एक साथ मिक्स्ड हुआ कंपोनेंट, एक साथ मिक्स्ड हुआ एक कंपाउंड, जिसे हम क्या कह पा रहे हैं? मिक्सचर कह पा रहे हैं, है ना। तो कोई एक चीज से मिक्सचर तो बनने वाला नहीं है। या तो दो क्वांटिटी दो कंपोनेंट्स होंगे, या तीन कंपोनेंट्स होंगे, कई सारे कंपोनेंट्स होंगे। समझ में आ रही है बात? यानी बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलकर के अगर एक कंपाउंड बनता है तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में ओवरऑल टू कंपोनेंट्स को कंसीडर किया गया है। मिक्सचर एक अलग टर्म है, देखो सॉल्यूशन और मिक्सचर में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मीनिंग अलग है। समझ में आ रही है बात? कॉन्सेप्ट एक ही है, सॉल्यूशन और मिक्सर एक ही बात है। लेकिन अगर थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मिक्सर का मतलब हो गया कि भाई बहुत सारी चीजों को तुमने इकट्ठा एक साथ मिक्स कर दिया, चाहे डिजोल्व हुआ है नहीं हुआ है, डजेंट मैटर। लेकिन सॉल्यूशन का मतलब होता है कि भाई अच्छे से डिजोल्व है, जो दो कंपोनेंट है वो अच्छे से डिजोल्व है। और अच्छे से डिजोल्व होने की वजह से केमिस्ट्री में एक और टर्म यूज किया जाता है बेटा, होमोजीनस। ठीक है। और अच्छे तरीके से डिसॉल्व ना हो तो उसके लिए टर्म यूज किया जाता है हेट्रोजीनस। ओके। तो अगर आप सॉल्यूशन बोल रहे हो ना, या सॉल्यूशन को डिफाइन कर रहे हो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड में अगर लिख के आ रहे हो तो क्या लिखोगे? अ होमोजीनस मिक्सचर। अ होमोजीनस मिक्सचर, ठीक है। अ होमोजीनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। टू कंपोनेंट, कोई दो कंपोनेंट है और वो दो कंपोनेंट्स आपस में होमोजेनेटिकली वे में मिक्स्ड है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो भाई जब तक आप होमोजेनस टर्म यूज नहीं करते हो तब तक सॉल्यूशन को प्रॉपर वे में डिफाइन नहीं कर सकते। सॉल्यूशन बोलने का मतलब ही क्या है? होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट। समझ आया? तो होमोजेनस टर्म ध्यान रखना, ये लिख दोगे एग्जामिनर नंबर काटेगा ही नहीं। अब ये जो दो कंपोनेंट है, ये कौन कौन से कंपोनेंट है हमें ये ध्यान रखना। तो ये जो दो कंपोनेंट होता है बेटा, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट क्या है सर और सॉल्वेंट क्या है? 12th क्लास के एंड सीरीज में हो, जाहिर सी बात है आपने पढ़ रखा होगा, बट फिर भी बता देता हूं। सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है, ठीक है। मतलब दो सॉल्यूशन में दो चीजों को मिक्स कर रहे हो ना, तो एक चीज ज्यादा में होगा, एक कम में होगा। तो जो कम क्वांटिटी में होगा उसको आप सॉल्यूट बोलोगे, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा, अभी तो फिलहाल यही समझो, आगे एक्स्ट्रा समझाऊंगा, जो मोर क्वांटिटी में होगा उसको आप सॉल्वेंट बोलोगे। अब इस सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, यानी कि जो लेस क्वांटिटी और मोर क्वांटिटी की जब मैं बात कर रहा हूं, उसका एक जिंदा एग्जांपल देता हूं। सोचो एक बोतल पानी है, ठीक है। अब इस एक बोतल पानी में मैं यहाँ पे सपोज दैट कि 4 चम्मच शुगर मिलाने वाला हूँ या सॉल्ट मिलाने वाला हूँ, उसको मैंने मिक्स कर दिया। जब मैंने शुगर और सॉल्ट को मिक्स किया तो डिजोल्व करने के बाद मैं ये देखूंगा कि इसमें शुगर और सॉल्ट कहाँ गया, पता ही नहीं चलेगा, टोटली इसमें डिजोल्व हो जाएगा। अब टोटली डिजोल्व होने का रीजन क्या था? कि भाई सॉल्यूट कम क्वांटिटी में था, इसमें अच्छे से डिसॉल्व हो गया। ये ज्यादा क्वांटिटी में, तो जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है उसकी चलती है, चाहे इंसान हो, चाहे लिविंग हो, चाहे नॉन लिविंग हो, है ना।
सिंपल है। तो ज्यादा क्वांटिटी में अगर कोई है यानी कि वो किसी को अपने अंदर डिसॉल्व कर रहा है, और जो कम क्वांटिटी में है वो खुद डिसॉल्व हो रहा है। अब डिसॉल्व होने की वजह से कंडीशन क्या हुआ, जब आपने शुगर को और सॉल्ट को वाटर में मिलाया तो शुगर और सॉल्ट की अपीयरेंस क्या थी, फिजिकल अपीयरेंस क्या थी, सॉलिड स्टेट। लेकिन जैसे ही तुमने इसके अंदर मिक्स किया तो ये डिसॉल्व होने के बाद अपीयरेंस अब कैसा है इसका, लिक्विड के जैसा। अब पता नहीं चल रहा कि सॉल्ट इसके अंदर, सॉल्ट और शुगर गया कहाँ, वो तो वाटर का जो प्रॉपर्टी था वो प्रॉपर्टी गेन कर चुका है। दैट मीन्स, मैं भी लिखवा नहीं रहा क्योंकि स्पेस नहीं है, मैं आगे लिखवाऊंगा। एक पॉइंट ध्यान रखना कि सॉल्यूट अपनी फिजिकल अपीयरेंस को खो देता है आफ्टर डिसोल्यूशन इन सॉल्वेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या ध्यान रखोगे कि जो सॉल्यूट होता है बच्चों, जो सॉल्यूट होता है वो डिसॉल्व होता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो डिसॉल्व करता है। अगर स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो, द कंपोनेंट विच बीइंग डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड solute, and the component which used to dissolve solute is called solvent. solvent का यूज solvent का यूज solute को डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है, और solute डिसॉल्व होता है solvent में। समझ में आई बात? या फिर इतना ध्यान रखो, जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट होगा, और जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट होगा। ये मैटर नहीं करता कि सॉलिड है कि लिक्विड है या गैस है। अब इसी बोतल में अगर मैं सपोज दैट कि एक इससे ज्यादा अगर मैं इसके अंदर सॉल्ट मिला दूं, ठीक है, 1 kg इसके अंदर सॉल्ट मिला दूं, 1 kg इसके अंदर शुगर मिला दूं, तो पानी जो है इसके अंदर, वाटर जो है शुगर में सॉल्ट में डिसॉल्व तो होगा लेकिन एब्जॉर्ब हो जाएगा उसके अंदर, क्योंकि उसकी क्वांटिटी अब ज्यादा है। तो वाटर तो होगा, मॉइस्चर टाइप दिखेगा, लेकिन जो लिक्विड अपीयरेंस है ना वो लिक्विड अपीयरेंस नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि सॉल्ट और शुगर की क्वांटिटी आपने ज्यादा कर दी, तो अब वो सॉल्वेंट बन गया और वाटर सॉल्यूट बन गया। तो ये मैटर नहीं करता कि उसका स्टेट क्या है, सॉलिड, लिक्विड या गैस। जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट, ठीक है। लेकिन जब तुम सॉल्यूशन बोल रहे हो ना कि सॉल्यूशन क्या है, तो आपको ये वर्ड लिखना जरूरी है कि एक होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन। समझ आया है ना? तो भाई ठीक है, हम 40 डेज में कंप्लीट करने वाले हैं, कोशिश पूरी रहेगी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि मतलब टॉपिक्स ही हटा देंगे और बताएंगे नहीं आपको, नहीं, एक्सप्लेन सब कुछ करेंगे। बस ये है कि आप ईमानदारी से पढ़ लो तो मेरी भी मेहनत सफल हो जाएगी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? यस, सम एग्जांपल्स ऑफ सॉल्यूशन। कुछ सॉल्यूशन के बेटा एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। ब्रास, ब्रास का जो अपीयरेंस है वो सॉलिड अपीयरेंस है, और ब्रास जो है ना वो कई सारे मतलब एक और एक से ज्यादा मेटल को मिला करके बनता है, और जो बनता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। जैसे बर्तन वगैरह बनाने के लिए ना, ब्रास हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इन सब को बनाने के लिए अलग अलग एलिमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ये एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ का लाइन है जो आप पढ़ते नहीं हो, छोड़ के चले जाते हो। अगर एक आध नंबर में पूछ लिया ना तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया है। तो याद रखना है बस इसको आपको कि ब्रास किसका मिक्सचर होता है, तो याद कर लो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। ऐसे ही जर्मन सिल्वर किसका मिक्सचर होता है, तो कॉपर, सिल्वर और जिंक का मिक्सचर होता है। अगर मान लो 4 एमसीक्यूज आ गए भाई, ए बी सी डी, कॉपर, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, एक नंबर में गोल्ड, बोल्ड नहीं गोल्ड, ठीक है, एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन जर्मन सिल्वर, ठीक है। तो भाई अगर एनसीईआरटी का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के नहीं जाते तो कैसे करते, है ना? क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गया, बेसिक से। बोर्ड वाले क्लेम करेंगे भाई हमने तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन दिया, आप बोलते रहना आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं आता केमिस्ट्री में, ठीक है। केमिस्ट्री को लाइन बाय लाइन पढ़ो, स्लाइड्स पढ़ लो, जो मैं दे रहा हूँ उसको पढ़ो, एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो एनसीईआरटी मैं पढ़ के आपके लिए नोट्स बना लूंगा, ठीक है। बस आप पढ़ लो, ये हमारी मेहनत की सफलता मिल जाएगी हमें, मेहनत हमारा सफल हो जाएगा। तो भाई कॉपर, सिल्वर, ठीक है, और जिंक, ये तीनों के तीनों जर्मन सिल्वर में इंक्लूड है, एक नहीं है, और वो क्या है, गोल्ड। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। आंसर क्या हो जाएगा, डी। गोल्ड इंक्लूड नहीं है किसमें, जर्मन सिल्वर में। याद रखना, बेसिक से बेसिक क्वेश्चन भी बन जाता है, ठीक है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, कॉपर और टिन का। तो यहां से बोल देना, उसको डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। देखो जैसे अब ब्रॉन्ज है ना, ब्रॉन्ज किसका मिक्सचर है, कॉपर और टिन का। तो इस तरह से आपको एग्जांपल बस याद रखना है,
नेक्स्ट देखो, बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में किसका अमाउंट कितना प्रेजेंट है, इसके बेसिस पे हम एग्जांपल्स लेकर आए। देखो भाई, अब इससे क्या है ना, तुम्हें सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस पता लगेगा, ठीक है, कि कौन किस अमाउंट में प्रेजेंट है तो क्या हो सकता है। सॉल्यूशन पढ़ने का इंपॉर्टेंस क्या है, क्या जरूरी, क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन। कई सारे मेडिसिन बनाने में, ठीक है, कई सारे कंपोनेंट्स बनाने में, अगर किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट का सॉल्यूट या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा और कम हो जाए तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा तो उसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं, कई सारे इफेक्ट है, कई सारे साइड इफेक्ट है, जिससे दिक्कत हो सकती है ना। तो इसलिए सॉल्यूशन का अमाउंट और सॉल्यूशन पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है 1 ppm ऑफ फ्लोराइड आयन। ppm क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन। किसी भी पर्टिकुलर क्वांटिटी जो सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो 10 की पावर 6 होना चाहिए, है ना, मिलियन। अगर मान लो सॉल्यूट यूज कर रहे हो, नीचे सॉल्यूशन यूज कर रहे हो, ओके, तो उसकी क्वांटिटी 10 की पावर 6 के टर्म्स में होना चाहिए। इसको बोला जाता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। आगे डिस्कस करेंगे। तो वाटर के अंदर फ्लोराइड का जो आयन प्रेजेंट है, फ्लोराइड आयन जो प्रेजेंट है वो 1 ppm प्रेजेंट है। और अगर इतना अमाउंट हो प्रेजेंट तो ये किसके चीज के लिए प्रिवेंट करता है, टूथ डिके का प्रिवेंट करता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये सब याद करने वाली बात है। 1.5 ppm अगर प्रेजेंट हो वाटर में तो वो क्या कॉज करता है, वो टूथ को कैसा बना देता है, मोटल टूथ बना देता है। व्हाट यू मीन बाय मोटल टूथ, तो इसमें ध्यान रखना, ये बायोलॉजिकल टर्म है बेटा। जो हमारा टीथ होता है ना, वो जो टीथ का हार्डेस्ट सब्सटेंस है एनेमल, उस एनेमल हार्डेस्ट सब्सटेंस को फ्लैट कर देता है, ठीक है, फ्लैट, इस तरीके से, इस तरीके से। तो जो हमारा एनेमल है ना, वाइटेस्ट पार्ट ऑफ टीथ, वो फ्लैट हो जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग मोटल टीथ, ओके। तो मोटल टीथ कब होता है, जब 1.5 ppm अमाउंट प्रेजेंट हो फ्लोराइड आयन का, किसके अंदर, वाटर के अंदर, है ना, 1.5 ppm। ppm का मतलब बता दिया 10 की पावर 6। नेक्स्ट, अगर इसका कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाए, फ्लोराइड आयन का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो जाए तो पॉइजन बन जाता है, ठीक है। और इसीलिए इसी कंपोनेंट का, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके रेड पॉइजन बनाया गया, सोडियम फ्लोराइड का यूज करके, ठीक है। तो सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड इन रेड पॉइजन। ये सब एमसीक्यूज में आ सकते हैं, वो भी बहुत कम चांस है। हालांकि पिछले कई साल में पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर किस्मत खराब हो तो पूछ भी सकते हैं। पर पता तो तुम्हें होना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में है ना। इसके बाद ये सब चीजें तुम्हारे याद करने के लिए था। नेक्स्ट देखो, यस, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है और सॉल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, तुमने देखा होगा जो डॉक्टर्स यूज करते हैं इंजेक्शन, बेटा वो दो तरह का होता है, एक आईवी होता है और एक आईएम होता है। आईएम और आईवी। जो आईवी इंजेक्शन होते हैं ना, वो इंट्रावीनस में लगता है, जो नसों में लगता है, ठीक है। और जो आईएम होता है वो मसल्स में लगता है। तो जो आईवी के इंजेक्शंस होते हैं, कई बार देखा होगा तुमने, वो पाउडर फॉर्म में होता है, एक छोटे से बोतल में, छोटे से ड्रिप पे पाउडर फॉर्म में होता है। और एक वाटर यूज किया जाता है, उस वाटर का नाम है डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर। उसके अलावा तुमने देखा होगा ग्लूकोज लगते हुए किसी को, है ना, कई पेशेंट्स को जैसे ग्लूकोज लगता है, वाटर ड्रिप का लगता है, तो उसके अंदर सॉल्ट के कंसंट्रेशन होते हैं। तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन तुम इंजेक्ट कर रहे हो किसमें, आर्टरीज और वेन्स में, नसों में, है ना। तो ब्लड में जा रहा डायरेक्ट। और ब्लड के अंदर जो कंडीशन है हमारा, ब्लड एक तरीके से देखा जाए, इक्विलिब्रियम में तुमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में, ब्लड जो हमारा है ना, वो बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल है, बफर सॉल्यूशन। यानी कि एक ऐसा लिक्विड जिसका पीएच मेंटेन रहता हो, पीएच न्यूट्रल रहता हो, ठीक है, ना एसिडिक ना बेसिक। यानी कि ओवरऑल कोई भी चीज, कोई भी कंडीशन ऐड करते हो तो वो सॉल्यूशन का पीएच मेंटेन रहता है, ना तो बढ़ता है पीएच उसका, ना तो घटता है, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशन। अब इंट्रावेनस में तुम लोग किसी भी तरीके का, तुम लोग क्या डॉक्टर्स जो है या कोई भी मेडिकल टर्म, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उसका जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट है या अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो ब्लड से मैच होना चाहिए, तभी आप इंजेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज एक कंडीशन आ जाता है सेल का, तुमने पढ़ा होगा, हालांकि इसमें है नहीं, आगे है। जब तुम क्या पढ़ोगे, ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन पढ़ोगे तब, हाइपरटोनिक, ठीक है,
आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। तो ये कंडीशन देखने को मिलता है। अगर मान लो किसी एक पर्टिकुलर सेल का कंसंट्रेशन आउटर कंसंट्रेशन से मैच नहीं हुआ, तो ये कंडीशन देखने को मिल सकता है। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक मिल सकता है देखने को, है ना। इसीलिए जो इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है, इंट्रावेनस इंजेक्शन आर डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट। उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है, वो सॉल्ट एक पर्टिकुलर आयोनिक कंसंट्रेशन में होता है, जो ब्लड के प्लाज्मा से क्या हो रहा हो, मैच हो रहा हो। एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। अगर एक्स्ट्रा कर देंगे तो कंडीशन हाइपरटोनिक हो जाएगा, और अगर कम कर देंगे तो कंडीशन हाइपोटोनिक हो जाएगा। यानी तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा सेल विल फ्लैसिड, ठीक है, सेल विल श्रिंक, तो वाली कंडीशन आ जाएगी। तो डेथ होने के चांसेस या एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस भी हो सकता है ना। तो जो सॉल्यूशन बनाया जाता है, वाटर बनाया जाता है इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने के लिए, उसके अंदर सॉल्ट का कंसंट्रेशन और वाटर ब्लड के अंदर जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो भाई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है ये सॉल्यूशन चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है अगर कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत यूज है इसके, ठीक है। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन आर ऑलवेज डिसॉल्व इन वाटर कंटेनिंग सॉल्ट एट पर्टिकुलर आयोनिक कंसंट्रेशन दैट मैच विद ब्लड प्लाज्मा। ये बात आप ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस हो गया। बढ़ते हैं आगे। यस, अब इस चैप्टर में हम लोग ज्यादातर पढ़ने क्या वाले हैं, ज्यादातर इस चैप्टर में हम लोग जो बात करेंगे वो लिक्विड सॉल्यूशन की बात करेंगे, और कैसे उसकी फॉर्मेशन होती है उसके बारे में बात करने वाले हैं बेटा। वेपर प्रेशर के बारे में बात करने वाले हैं, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करने वाले हैं, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। शॉर्ट में देखा जाए तो यही 2-3 टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक्स के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स है। अब तक सिर्फ और सिर्फ लर्निंग प्रोसेस चल रहा था, आते हैं कॉन्सेप्ट पे। यस, अब तुम्हारा लेक्चर स्टार्ट हुआ है ओवरऑल। तो सॉल्यूट क्या है, पीछे बताया था मैंने, क्या बताया, जो लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता हो उसको सॉल्यूट बोलोगे, और जो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसको सॉल्वेंट बोलोगे, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के बन जाएगा सॉल्यूशन। और अगर दोनों सेम क्वांटिटी में है तो बनेगा होमोजेनस मिक्सचर। अब यहां से जो सॉल्यूशन बना है, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन बना है, अब किसकी क्वांटिटी कितनी है, सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है, सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इन सबसे क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी बताना पड़ रहा है आपको, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और लास्ट में सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो एक एक टर्म में बताऊंगा बेटा। ऐसा ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी एडेड, एक्स्ट्रा सॉल्यूट हम लोग ऐड कर सकते हैं, है ना, एक्स्ट्रा सॉल्यूट कैन बी एडेड, इतना ध्यान रखो। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग डिसॉल्व होने के बाद एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड कर सकते हैं, उस तरह के सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। एक्स्ट्रा सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, अगर डिसॉल्व हो गया तो आप एक्स्ट्रा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, उस तरह के सॉल्यूशन को आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हो। और अगर जबरदस्ती डिसॉल्व हो गया प्रॉपर अमाउंट में, लेकिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को ऐड करते हो, तो उसको सुपर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। एक वे में देखा जाता है, देखो शॉर्ट फॉर्म में समझो इसको, इसको शॉर्ट फॉर्म में समझो। डिसॉल्व हो गया, ठीक है, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तैयार है, एक सॉल्यूशन तैयार है, इसके अंदर तुम और एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट तुम ऐड कर दो। तो जब तुम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और ऐड कर पा रहे हो डिसॉल्व होने के बाद, उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं हम लोग सुपर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट यू मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, बेटा ऐसा सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच टू कंपोनेंट्स आर इन्वॉल्व, ये बोल सकते हैं इन विच द सॉल्यूशन इन विच, अगर बेहतर तरीके से डेफिनेशन बनाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ बोर्ड, तो क्या लिखोगे, द सॉल्यूशन, वेट, होमोजेनस टर्म यूज करो क्योंकि बाइनरी है, और बाइनरी मतलब अच्छे से डिसॉल्व वाला सॉल्यूशन। द होमोजेनस मिक्सचर
ऑफ ओनली टू कंपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पे बाइनरी वर्ड यूज है, बाई मतलब दो, ठीक है, टू कंपोनेंट्स नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट का यूज किया गया है मिक्स करने के लिए, वो भी होमोजेनस फॉर्म में। एग्जांपल, जिंदा एग्जांपल, सॉल्ट प्लस में वाटर, वाटर को सॉल्ट से मिला दो, प्रॉपर वे में मिक्स हो जाएगा, और दो ही कंपोनेंट है ना, और प्रॉपर वे में मिक्स हो रहा है, इसलिए हम इसको बोल रहे हैं होमोजेनस मिक्सर। तो ऐसे सॉल्यूशन को आप क्या बोलते हो? बाइनरी सॉल्यूशन बोलते हो। समझ आया? ठीक है, तो ये सब लर्निंग प्रोसेस है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, है ना। एक क्विक रिवीजन है, हद से 15 मिनट का होगा ये सारी चीजें। आपको ऐसा पता है क्या, कई बार हम लोग लेक्चर्स पे जब अटेंड करते हैं ना, तो हमें लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है। कभी देखा करो कि उस टाइम को सेव करने के बाद तुम क्या करते हो। क्या सच में अपने आप में पढ़ने के लिए बैठते हो? फालतू के काम कर लोगे तब तुम्हें नहीं पता चलेगा कि टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर थोड़ी लेंदी लेक्चर्स हो, ज्यादा टाइम का हो, तो ये भी नहीं देखते हो कि क्या समझ आ रहा है, क्या मिल रहा है, बस लेक्चर लंबा है। अरे भाई कुछ सीखने को ही मिलेगा, है ना। 24 घंटे होते हैं, कितना टाइम वेस्ट करते हो, तब तो नहीं दिखता आपको कि टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब ये है, पेशेंस से काम करो, पेशेंस बना करके काम करो, हर एक काम में सफल होगे और हर एक काम अच्छे वे में निकलेगा, ठीक है। हाँ, तो ये सब लर्निंग प्रोसेस है, यानी कि तो ओवरऑल तुम्हें याद होना चाहिए। अगर एक क्विक रिवीजन चाहिए तो देखो, जो बोर हो रहे हैं वो स्पीड में करके देख सकते हैं, जिन्हें अच्छे से आता होगा चैप्टर। भाई सॉल्यूशन के बारे में बात किया, दो कंपोनेंट होना चाहिए, होमोजेनस टर्म यूज कर लेना, तब हम कहेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दो बड़ा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स देखा हमने, ठीक है। किसके एग्जांपल देखे? सॉल्यूशन के एग्जांपल देखे, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब तुम याद कर लेना, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। 1 ppm के बारे में बताया, और ये बताया कि किसकी क्वांटिटी कितना ज्यादा प्रेजेंट होगी, कम प्रेजेंट होगा तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फिर हम क्या आगे, इंपॉर्टेंस ऑफ सोल्यूशन, तुम्हें पता लग गया कितने अच्छे से इसको बताया मैंने कि भाई अगर क्वांटिटी ज्यादा और कम हो जाए तो क्या फर्क पड़ सकता है। तो इस सोल्यूशन का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस है। अगर सोल्यूशन के बारे में नहीं पता होगा तो कई सारी चीजों को मिक्स करते जाओगे, लेकिन पता नहीं चलेगा कितनी क्वांटिटी में मिक्स कर रहे हो। तो जरूरी है उसका अमाउंट पता होना, ठीक है, और किसके लिए यूज कर रहे हो वो पता होना बहुत जरूरी है ना। फिर ये सब बताया आपको मैंने। नाउ आगे, यस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। भाई यहां से भी एक नंबर में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, लेकिन चांस ज्यादा नहीं है कि बनेगा ही बनेगा, बट फिर भी तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन ये एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई तो नहीं कह सकता, क्योंकि सीबीएसई के पास बहुत कुछ है और भी देने के लिए इस चैप्टर से, तो जरूरी नहीं कि यहाँ से दे, ठीक है। ओवरऑल डे 2 वाला जो लेक्चर होगा ना, वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा। डे 1 का जो लेक्चर है वो बहुत बेसिक है, ठीक है। नाउ मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट उसको बोलेंगे, सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होगा और सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा। एक एग्जांपल कराया था आपको मैंने अभी कि वाटर हमने लिया था, वाटर में सॉल्ट और सॉल्यूट को मिलाया था, मिलाने के बाद सॉल्ट और जो शुगर मॉलिक्यूल्स है पता ही नहीं चला कि कहाँ डिसॉल्व हुआ। यानी कि जो इसकी क्वांटिटी है, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि जो सॉल्यूट है जो कम क्वांटिटी में है वो अपना फिजिकल अपीयरेंस खो देता है, और सॉल्यूट कैसा बन जाता है? जैसा सॉल्वेंट होता है। तो एक बात ध्यान रखना कि सॉल्वेंट जो होता है ना, सॉल्वेंट वो डिसाइड दी नेचर ऑफ सॉल्यूशन। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा वो कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट, क्योंकि क्वांटिटी इसकी ज्यादा है और ये सॉल्यूट को डिसॉल्व कराता है, अपने अंदर डिसॉल्व होता नहीं है। डिसॉल्व कौन होता है? सॉल्यूट। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना कि सॉल्वेंट जैसा होगा सॉल्यूशन वैसा ही होगा, ठीक है। अब तुमने पहले से डिसाइड कर रखा है कि सॉल्यूशन कैसा है? गैसियस। तो सॉल्यूट तुम गैसियस लो, लिक्विड लो या सॉल्यूट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट किस फॉर्म में लेना पड़ेगा? गैसेस में ही लेना पड़ेगा। अब चाहे सॉल्यूट गैसियस हो, लिक्विड हो या सॉलिड हो, रिजल्ट जो तुम्हारा बनने वाला है सॉल्यूशन, वो नेचर उसका कैसा होगा? गैसेस स्टेट ही होगा। तो ये सारे एग्जांपल यहाँ पर जो हम ले रहे हैं वो किसका एग्जांपल है? गैसेस सॉल्यूशन का है। एग्जांपल, ऑक्सीजन और N2 आपस में मिक्स हो जाएगा, रिजल्ट क्या बनेगा? गैस, ठीक है। सॉलिड तो बन नहीं जाएगा, क्यों?
सॉल्वेंट डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। और सॉल्वेंट कैसा है? गैसेस स्टेट है, तो सॉल्यूशन कैसा होगा? गैसेस स्टेट होगा, ठीक है, क्योंकि ये खुद डिसॉल्व कराता है सॉल्यूट को अपने अंदर, डिसॉल्व होता नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, क्लोरोफॉर्म विद नाइट्रोजन, CHCl3 को मिक्स कर दो N2 से, रिजल्ट गैसेस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। कैम्फर इन N2, अब बोलोगे सर कैम्फर तो सॉलिड स्टेट में होता है, कैम्फर है कपूर, है ना, मुझे नहीं आता हिंदी में लिखना, ठीक है। कैम्फर क्या है बेटा? कपूर। अब कपूर को तुमने बर्न किया और ये सारे के सारे जो है ना इवोपरेट हो गया, गैसेस में मिक्स हो गया। अब गैसेस में जब मिक्स हुआ तो कौन से गैसेस में मिक्स हुआ? एटमॉस्फेयर में। और भाई एटमॉस्फेयर में तुमने सिर्फ हमने N2 का ही क्यों नाम लिया? क्योंकि हम 6th क्लास में पढ़ चुके हैं कि एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होता है, कार्बन, O2, N2, ठीक है, एंड अदर गैसेस, उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है वो क्या होता है? N2। और जो ज्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो कैम्फर एवोपरेट होकर के किससे ज्यादा मिक्स हो गया? N2 से मिक्स हो गया। इसलिए एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैम्फर इन N2, रिजल्ट क्या बना? गैसेस। और गैसेस सॉल्यूशन का पढ़ रहे हैं तो ये इंपॉर्टेंट था, ये मेरी तरफ से ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, कैम्फर और N2 का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, आगे बढ़ो। देखो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में नोट्स बना लेना, कोई बात नहीं। हालांकि अभी बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो यार, नोट्स के लिए टाइम वेस्ट ना ही करो तो सही रहेगा, इससे अच्छा रहेगा क्वेश्चंस लगा लो। हाँ, लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, तुमने पहले से सॉल्यूशन डिसाइड कर लिया, सॉल्यूशन कैसा है? लिक्विड फॉर्म में है ना। अब सॉल्यूशन अगर लिक्विड में है तो सॉल्वेंट लिक्विड 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 लेना पड़ेगा। सॉलिड तुम गैसेस ले लो, लिक्विड ले लो या सॉलिड ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉल्वेंट अगर लिक्विड में है तो सॉल्यूशन भी कैसा होगा? लिक्विड में होगा, बिकॉज सॉल्वेंट डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो O2 गैसेस स्टेट, H2O लिक्विड स्टेट। भाई O2 अगर वाटर में डिसॉल्व ना हो, सपोज दैट अगर ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व ना हो, पानी आप पी ही नहीं पाओगे, ठीक है। जो वाटर का टेस्ट बता सकते हो क्या है? अब जैसे शुगर का टेस्ट मीठा है, स्वीट है ना, और सॉल्ट का टेस्ट नमकीन है ना, और भी बिटर भी टेस्ट होता है। पानी का टेस्ट बता सकते हो? नहीं बता सकते कभी। एक पर्टिकुलर टेस्ट है, ठीक है, अच्छा लगता है, जैसे पानी खारा पानी होता है ना, बाकी भी पानी होते हैं। पानी के अंदर अगर O2 प्रेजेंट ना हो या उसकी क्वांटिटी कम हो तो पानी में टेस्ट कम आता है या टेस्टी लगेगा ही नहीं पानी। एक एग्जांपल देता हूं, आगे पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, तभी कह रहा हूं सॉल्यूशन बहुत मजेदार चैप्टर है। टेम्परेचर अगर तुम बढ़ाओगे, ठीक है, तो जो गैस है ना, वो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व जो होता है ना वो कम होता है। फिलहाल इतना ध्यान रखो, एक समझाने वाला पॉइंट, टेम्परेचर बढ़ाने पे गैस लिक्विड में कम डिसॉल्व होता है। अब एक तरफ से ठंडा पानी दे रहा हूं, एक तरफ से गर्म पानी दे रहा हूं, कौन सा पानी टेस्टी वे में पियोगे? ठंडा पानी। गर्मी में हम आता है ना, ठंडा पानी दे दो, ठंडा पानी पीना है। गर्म पानी क्यों नहीं पी पाते? गर्म पानी बहुत टेस्टलेस सा लगता है, घर में जैसे बीमार पड़ते हैं तो घर वाले गर्म पानी में पिलाते हैं, फिर भी नहीं पीते। भाई क्यों? क्योंकि गर्म पानी हमें टेस्टलेस लगता है। रीजन, उसके अंदर O2 की क्वांटिटी कम हो जाती है, O2 की क्वांटिटी कम हो जाती है। जैसे कॉक इंडस्ट्री की बात करूं, आगे बात करेंगे हेनरी लॉ के एप्लीकेशन में, कॉक ठंडी पीते हो या गर्म पीते हो? भाई गेस्ट आए उसको गर्म कॉक दे दो, दोबारा ही नहीं आएगा ठीक है। तो कॉक हम लोग ठंडी पीते हैं क्योंकि उसके अंदर CO2 की क्वांटिटी जब ठंडी होती है ना, अब देखो टेम्परेचर ज्यादा कर रहे हो तो गैस लिक्विड में कम डिसॉल्व हो रहा है, अब टेम्परेचर तुम कम कर दोगे तो गैस लिक्विड में ज्यादा डिसॉल्व होगा, तो CO2 की क्वांटिटी ज्यादा डिसॉल्व होती है कॉक में जब वो कॉक ठंडा होता है, तो पीने में टेस्टी लगता है, मतलब, ठीक है। ओवरऑल मैं ये कह रहा था कि ऑक्सीजन वाटर में डिसॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसको कौन नहीं जानता? भाई सभी जानते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर। तो अल्कोहल को किसमें मिक्स कर रहे हो आप? वाटर में मिक्स कर रहे हो, दोनों लिक्विड स्टेट है, लिक्विड लिक्विड, रिजल्ट भी क्या आना है? लिक्विड। तो यार ये सब तो बहुत बेसिक्स है, पता होना चाहिए आपको। अब ग्लूकोज को मिलाओ, शुगर को मिलाओ, सॉल्ट को मिलाओ, पानी में मिलाओगे, इसकी बस ध्यान रखना, इसकी क्वांटिटी कम होना चाहिए। ये क्या है? ये सब जितने भी इधर की तरफ लिखे हैं ना वो सब सॉल्यूट है, और जितने भी इधर की तरफ लिखे हैं वो सब क्या है? सॉल्वेंट। रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? जैसा
सॉल्वेंट होगा। तो इनको मिक्स करोगे, इसमें रिजल्ट क्या आएगा? लिक्विड स्टेट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारे पास सॉलिड स्टेट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है बता देता हूँ। देखो अब फिर से वही बात, सॉलिड तुम गैसेस ले लो, लिक्विड ले लो या सॉलिड ले लो, अगर तुमने सॉल्वेंट सॉलिड ले रखा है तो रिजल्ट ऑफ सॉल्यूशन कैसा होने वाला है? सॉलिड। ठीक है, जैसे सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। हाइड्रोजन जो है बेटा वो गैस स्टेट में है, पीडी जो है वो सॉलिड स्टेट में है। अब हाइड्रोजन इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक टॉपिक पढ़ते हो, इंटरस्टिशियल कंपाउंड। ठीक है, उसके अंदर कई बार कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं ना, तो हाइड्रोजन गैस और कुछ अदर एलिमेंट्स ट्रैप हो जाते हैं। ऐसे कंपोनेंट्स को, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। बट उसकी अपीयरेंस कैसी होती है? सॉलिड स्टेट में। उसका एग्जांपल है। ठीक है, दूसरा अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम एंड जिंक। तुमने पढ़ा होगा NaHG, तुमने पढ़ा होगा ZnHG। ठीक है, तो इसमें जो Hg है ना, Hg जो है ना, Hg वो लिक्विड स्टेट में, और जो सोडियम है, ठीक है, और जो जिंक है वो सॉलिड स्टेट में, और दोनों मिक्स होकर के कैसा बनने वाला है? सॉलिड। क्योंकि क्वांटिटी किसकी ज्यादा है? जिंक और सोडियम की। नेक्स्ट सॉलिड सॉलिड, ये तो बहुत आसान है यार। कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया था ना, जर्मन सिल्वर, ब्रास, ब्रॉन्ज, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये था टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें मैं बता रहा था मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट क्या है। मेरी तरफ से बेटा इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये करके जाना। ठीक है, और जो पीछे बताया था ना, ब्रॉन्ज, सिल्वर, जर्मन सिल्वर, और एक और बताया था यार, 3 बताए थे, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर और ब्रास। वो एग्जांपल्स याद करके जाना। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड, तीनों एग्जांपल है सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब याद करने वाली चीजें थी जो तो आप स्किप करके चले जाते हो। यस, यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। हालांकि इसके कई चीजें तो 11th में इंक्लूड हो चुका होता है। एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन टर्म्स, कौन कौन से टर्म्स है जिसको हम यूज करते हैं कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए? व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन, बता सकते हो? बच्चे मेरे पास आते हैं? छोड़ो ये सब बातें। देखो कई बच्चों को जो है ना कंसंट्रेशन का मतलब ही नहीं पता होता कि कंसंट्रेशन का मतलब है क्या। किसी भी कंपोनेंट को वॉल्यूम वाले टर्म्स में, कोई भी कंपोनेंट ले लो, और कंपोनेंट ज्यादातर क्या लोगे? मोल्स ही लोगे। कोई कंपोनेंट लोगे, उसका गिवन मास होगा, उसके कुछ मॉलिक्यूलर मास होंगे, और कहीं ना कहीं कुछ भी ले रहे हो तो मोल्स ले रहे हो। उन सभी मोल्स को वॉल्यूम के टर्म्स में अगर डिसॉल्व किया जाए, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में मिलाया जाए, ठीक है, या किसी भी एक पर्टिकुलर थिंग, एक पर्टिकुलर सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला रहे हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो, चाहे वो मोलैलिटी तैयार करो, चाहे मोलैलिटी तैयार करो, चाहे नॉर्मेलिटी तैयार करो, ठीक है, तो उन सबको हम लोग क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन कहते हैं। यानी किसी सॉल्यूट को तुम किसी सॉल्वेंट में या किसी सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे हो, तो डिसॉल्व करने के अलग अलग टर्म्स होते हैं। उन सबको समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स का यूज करते हैं, उन सभी को समझने के लिए कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो उसी का नाम दिया गया एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स, कि कैसे कैसे टर्म्स में हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो सपोज दैट बेटा कि कोई चीज ऐसा है, कोई मतलब एक ऐसा सॉल्वेंट है जो लिक्विड स्टेट में है, और तुम जिसको मिला रहे हो वो सॉलिड स्टेट में है। तो जिसको तुमने मिलाया वो सॉलिड में, उसको किसके टर्म्स में मेजर करोगे? वेट के टर्म्स में। सॉलिड है तो वेट में मेजर होगा, और लिक्विड है तो किस टर्म्स में मेजर करोगे? वॉल्यूम में। अब ये वेट वॉल्यूम में कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, इसकी कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, उसकी अमाउंट निकालने के लिए आप कुछ ना कुछ टर्म का यूज करोगे। तो इसीलिए उसका टर्म रख दिया वेट बाय वॉल्यूम। ऐसे ही तुम वेट को मिला रहे हो वेट में, वेट बाय वेट, ठीक है, वॉल्यूम को मिला रहे हो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ऐसे करके कुछ टर्मिनोलॉजिस्ट बना दिया, लाइक मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, मोल्स पढ़ेंगे, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, इन सबको हम लोग एक्सप्रेसिंग टर्म्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये भी बकवास था। तो नेक्स्ट आगे क्या है? आगे भाई डायरेक्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन से पहले हमें समझना पड़ेगा कि वेट बाय वेट क्या है ना,
और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, कई बच्चों को ये चीज़ आता होगा तो आप स्किप कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, आगे थोड़ी देर बाद मतलब जो आगे पढ़ाने वाला हूं वो देख सकते हो, और नहीं आता तो एक बार रिवाइज कर लो। तो समझते हैं वेट बाय वेट क्या है, वेट बाय वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो पहला वेट बाय वेट परसेंटेज। भाई सिंपल सी बात है, किसी भी टॉपिक को अगर प्रैक्टिकली पढ़ा जाए तो चीजें आसान हो जाती है ना। वेट बाय वेट का मतलब क्या है, अब बनाने क्या जा रहे हो तुम लोग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या यूज करते हो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो कोई चीज सॉल्यूट है जो सॉलिड स्टेट में, ठीक है, और सॉल्वेंट भी सॉलिड स्टेट में, दोनों को तुमने मिक्स कर दिया, यानी कि वेट को मिक्स कर दिया वेट में। अब मिक्स करने के बाद किसी एक की क्वांटिटी तुम मेजर करो तो कैसे मेजर करोगे, टोटल में से एक को डिवाइड कर दोगे, वो आ जाएगा वेट बाय वेट। और सिंपल ही समझा जाए इसको तो देखो, यहां पर मैंने ले लिया शुगर, ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते ग्लूकोज का, और इसमें मैं मिला रहा हूं सॉल्ट को। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl। मैंने कहा 10 ग्राम NaCl को मिक्स कर दिया किसमें, 90 ग्राम ग्लूकोज में। मैं पूछ रहा हूं आपसे सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है, आप बताओगे सर जो कम क्वांटिटी में है वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा क्वांटिटी में है वो सॉल्वेंट है। मैंने कहा कि दोनों को मिक्स करके मेरे पास एक सॉल्यूशन तैयार है, और ये सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम का है, और जो सॉल्यूशन है वो दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है, सॉल्ट से और शुगर से। तो आप कहोगे सर इसके अंदर 10 ग्राम सॉल्ट है और 90 ग्राम शुगर है, ठीक है, 90 ग्राम शुगर है। मैं ओवरऑल, ये सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, ओवरऑल सॉल्यूशन की बात करूं तो इस सॉल्यूशन में कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो 10 ग्राम प्रेजेंट है ना, जाहिर सी बात है। तो भाई ये ग्राम में यानी कि वेट के टर्म्स में मेजर कर रहे हो, ये भी ग्राम में, इसको भी वेट के टर्म्स में मेजर कर रहे हो, तो वेट प्रेजेंट है किसमें, वेट में। अगर मैं परसेंटेज लगा रहा हूं तो मतलब इसकी कितनी परसेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, इसकी क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है। तो 10 में 100 में से 10 क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट। तो मैं कह सकता हूं कि 100 में से 10% क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट, और 90% क्या प्रेजेंट है, शुगर। अब यहां पर दोनों किस टर्म में प्रेजेंट है, वेट बाय वेट के टर्म्स में प्रेजेंट है। समझ आ रहा है। अब वेट बाय वेट के टर्म्स में कैसे लिखोगे, जैसे मैंने कहा भाई 5% सॉल्ट इन वाटर, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, 5% सॉल्ट इन वाटर, इसका मतलब क्या समझ रहे हो, 5% को हटाओ नीचे 100 लगाओ, यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो सॉल्यूट का है और ये जो क्वांटिटी है वो सॉल्यूशन का है, क्योंकि हमेशा नीचे किसको दिखाओगे, सॉल्यूशन को। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के बनता है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन से सॉल्वेंट माइनस करोगे तो सॉल्यूट आ जाएगा, और सॉल्यूशन से सॉल्यूट माइनस करोगे तो सॉल्वेंट आ जाएगा। यानी कि बहुत आसान हो गया समझना, 5% लिखा हो तो 5/5/10, तो ये सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्वेंट अगर निकालना हो बेटा तो सॉल्वेंट के लिए तुम सॉल्यूशन से माइनस कर दोगे किसको, सॉल्यूट के अमाउंट को। तो सॉल्यूशन कितना है 100, सॉल्यूट कितना है 5, तो सॉल्वेंट कितना आ गया 95। इतना आसान है, सॉल्वेंट कितना आ गया 95। अब ये ग्राम है कि ml है, किससे डिसाइड होगा कि क्या दिया हुआ है। जैसे 5% बोला होता वेट बाय वेट, यानी 5 ग्राम इन 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो सॉल्वेंट कितना आया 95 ग्राम। इस तरह से करेंगे। और एग्जांपल लेता हूं समझाने के लिए, तभी वो क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरा एग्जांपल देखो, मैंने कहा 15% ग्लूकोज प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन वाटर in terms of weight by weight। ठीक है, अगर मैं यूं बोलूं in terms of weight by volume, तो ऐसे में क्या करेंगे और ऐसे में क्या करेंगे, सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने, जो भी परसेंट होगा उसको आप परसेंट को हटा दो, 100 लगा दो, ऊपर हमेशा क्या लिखा होगा, कम क्वांटिटी में है तो सॉल्यूट, नीचे क्या आ गया सॉल्वेंट। क्या बोला है,
क्वेश्चन में देखो वेट बाय वेट, यानी कि ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में, ठीक है, ये भी किस में, ग्राम में, और ये भी किस में, ग्राम में। और सॉल्वेंट अगर ग्राम में है, सॉरी सॉल्यूशन अगर ग्राम में बेटा, अगर अगर सॉल्यूशन ग्राम में है, सॉल्यूशन कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। अगर सॉल्यूशन ग्राम में है तो सॉल्वेंट भी क्या होगा, ग्राम में होगा, ठीक है। तो सॉल्वेंट निकाल लो, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन माइनस में सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट जो निकलेगा वो ग्राम में निकलेगा। सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 100 ग्राम, सॉल्यूट कितना है 15 ग्राम, तो कितना आ गया 85 ग्राम आ गया। कैसे पता लगा कि ग्राम में है, क्योंकि कंडीशन दे रखा था, क्या दे रखा था कंडीशन, वेट बाय वेट। ऐसे ही अगर 15% वेट बाय वॉल्यूम होता, ठीक है, इन वाटर 15% ग्लूकोज वेट बाय वॉल्यूम इन वाटर, तो क्या करते, सेम है यार, बहुत आसान है, ठीक है, ये सब पढ़ चुके हो यार, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं मैं तो 15% हटाओ, नीचे 100 लगाओ, ये क्या है सॉल्यूट, ये क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का नेचर ऊपर देखो वेट बाय वॉल्यूम, समथिंग इज डिसॉल्व इन टर्म्स ऑफ वेट इन वॉल्यूम, यानी कि वेट के टर्म्स में है, ये ग्राम में है, और डिसॉल्व किस में है, लिक्विड में। और सॉल्यूशन अगर लिक्विड में है तो सॉल्वेंट कैसा होगा, लिक्विड में। सॉल्यूशन का नेचर कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट, है ना। तो अगर यहां से सॉल्वेंट निकालते हो तो सॉल्यूशन को माइनस करना पड़ेगा सॉल्वेंट में। सॉल्यूशन यहां कितना है 100, किसके फॉर्म में है, लीटर के फॉर्म में मान लो, एमएल के फॉर्म में मान लो, है ना, ग्राम है तो एमएल ही ले लो भाई, ग्राम है तो एमएल लोगे, वरना यह फिजिक्स का रूल खत्म हो जाएगा। और इतनी भी केमिस्ट्री डल नहीं है, मतलब इतनी भी केमिस्ट्री बेकार नहीं, जैसे लोग एक्सेप्शन वगैरह बोलते रहते हैं, तो भाई इतनी भी केमिस्ट्री बेकार नहीं कि फिजिक्स के रूल को ही खत्म कर दे। तो इन बातों को भी ध्यान रखोगे। तो 100 ml है माइनस 15 ग्राम, तो क्या आप ये कर सकते हो, नॉट पॉसिबल। किसी भी पर्टिकुलर डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट एडिशन करने के लिए उसका यूनिट सेम होना चाहिए, है ना, उसका यूनिट सेम होना चाहिए। तो यहां पर क्या यूज करोगे, यहां पे क्या यूज करोगे, देखो सॉल्वेंट, सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, लिक्विड, समझना ध्यान से। सॉल्वेंट का नेचर भी कैसा होगा, लिक्विड। सॉल्यूशन का नेचर अगर लिक्विड है, एल लीटर का साइन नहीं है, लिक्विड का साइन है। सॉल्यूशन का नेचर अगर लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्वेंट का नेचर भी कैसा होगा, लिक्विड ही होगा। तो इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है, इसको चेंज करने की जरूरत है, यानी ग्राम को लेके जाना है अब आपको एमएल में। तो ऐसे कंडीशन में कि वेट बाय वॉल्यूम दे करके अगर वॉल्यूम पूछता हो तो ऐसे कंडीशन में आप क्या यूज करने वाले हो, डेंसिटी वाला फॉर्मूला, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। चाहिए क्या आपको, वॉल्यूम, क्या दे रखा है, मास, क्या चाहिए, डेंसिटी। तो डेंसिटी यहाँ पे सपोज दैट मान लेते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट, डेंसिटी ऑफ सॉल्वेंट इज 1 ग्राम पर ml। तो यहां से क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी। मास कितना है 15 ग्राम, मास कितना है 15 ग्राम, और डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर ml, ml गया ऊपर, ग्राम से ग्राम कट गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया बेटा 15 ml, ठीक है। और ये 15 और 1 मिनट, ठीक है, ये 15 ml जो है यही 100 ml से माइनस हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना आ जाएगा 85 ml। यानी कि अगर अलग अलग टर्म्स में दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी का यूज करेंगे, ठीक है। थोड़ा और क्रिस्टल फॉर्म में बताता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। एग्जाम्पल की जगह मैं एक काम करता हूँ बेटा, तुमको ना फॉर्मूला लिखवा देता हूँ तीनों का, ठीक है। जैसे वेट बाय वेट बोले, वेट बाय वेट परसेंटेज बोलो, तो क्या करोगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में सॉल्यूशन इनटू में 100, ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। अगर आपको बोलता है वेट बाय वॉल्यूम,
तो सॉल्यूट का अमाउंट और सॉल्यूशन का अमाउंट इनटू में 100। वेट बाय वॉल्यूम, कोई चीज वेट है डिसॉल्व किसमें, वॉल्यूम में, यानी सॉल्यूट होगा गिवन ग्राम में और सॉल्यूशन किस में होगा, ml में। अगर ये केजी में है तो ये किस में होगा, लीटर में। ठीक है, अगर आपको बोलता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है, तो जो सॉल्यूट है और सॉल्यूशन है नीचे, तो भाई ये भी ml में होगा, ठीक है, और ये भी ml में होगा, और लास्ट में लगा दो इनटू में 100, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, परसेंटेज की। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं कि ऊपर अमाउंट किसका हो, सॉल्यूट का हो। ऊपर अमाउंट सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, और नीचे हमेशा अमाउंट किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा। तो नीचे तो 100 ही मान के चलो। समझ में आई बात। एक और एग्जांपल कर, चलो डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहा हूं। क्वेश्चन, 10% यूरिया प्रेजेंट इन 10% यूरिया प्रेजेंट इन वाटर इन टर्म्स ऑफ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, 10% यूरिया है, वाटर में प्रेजेंट है, किसके टर्म्स में प्रेजेंट है, वेट बाय वॉल्यूम के टर्म्स में प्रेजेंट है। फाइंड वेट बाय वेट ऑफ, मान लिया जाए सॉल्वेंट का बोल दिया, फाइंड वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, या फिर बोथ कंपोनेंट, सॉल्वेंट भी बोल दिया, ऑफ सॉल्यूट भी ले लेते हैं, है ना। तो कैसे करोगे भाई, वेट बाय वॉल्यूम दे रखा है और वेट बाय वेट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, तो इसको क्या देना चाहिए, डेंसिटी देना चाहिए सॉल्यूट का, ले लेते हैं सॉल्यूट का डेंसिटी, सॉल्वेंट का भी डेंसिटी ले लेते हैं, है ना, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ले लिया तो आई थिंक सॉल्यूशन का तो मिल ही जाएगा। तो देखो सपोज दैट 1 ग्राम पर ml एंड 2 ग्राम पर ml। चलो करते हैं क्वेश्चन करते वक्त क्या ध्यान रखोगे कि क्या गिवन है और क्या चाहिए, तो गिवन क्या है, गिवन पे जाओ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, किसका, यूरिया का, किस में, वाटर में। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जो डिसॉल्व होता है वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व होता है वो सॉल्वेंट, है ना। यानी कि ये सॉल्यूट है क्योंकि ये डिसॉल्व हो रहा है, और ये सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें डिसॉल्व हो रहा है। क्या बोला, वेट बाय वॉल्यूम, यानी ये होगा ग्राम में और ये होगा ml में। क्लियर है। कितना अमाउंट प्रेजेंट है, तो देखा तुमने 10% इन टर्म्स ऑफ वेट बाय वॉल्यूम, यानी 10 ग्राम तो यूरिया है और 90 ml वाटर है, दोनों मिलकर के 100 बना होगा, और 100 जो सॉल्यूशन होगा बेटा, इसको हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, वो ml में होगा। रीजन, सॉल्वेंट डिसाइड द नेचर ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड में, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, लिक्विड में। ठीक है, बट पॉइंट ये सब तो ठीक है, आगे समझ, सॉल्यूट का अमाउंट पता लग गया, सॉल्वेंट का अमाउंट पता लग गया, तुमसे पूछ क्या लिया, ये गिवन कंडीशन है, फाइंड क्या करना है भाई, ये सब बोर्ड के रूल है, एंट्रेंस के लिए नहीं पढ़ा रहा, ये सब बोर्ड के रूल है, इस तरह से करोगे तभी नंबर मिलेंगे तुमको, ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मजे में मत लो इसको। फाइंड क्या करना है, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, मैंने कहा किसका पूछा है, तो सॉल्वेंट का पूछा है, हालांकि मैंने बोल दिया दोनों क्वेश्चन, एक में सॉल्वेंट और दूसरे में सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट का पूछा है, क्या पूछा है, वेट बाय वेट, क्या बताया था, जिसका पूछेगा ऊपर रखोगे और टोटल को नीचे रखोगे, तो वेट बाय वेट परसेंटेज पूछा है, किसका निकाल रहे हो आप, सॉल्वेंट का, तो ऊपर अमाउंट किसका लिखोगे, सॉल्वेंट का, किसके टर्म्स में, वेट के टर्म्स में, नीचे अमाउंट किसका लिखोगे, सॉल्यूशन का, किसके टर्म्स में, वेट के टर्म्स में क्या लगा दोगे, 100। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, पुट करो। अब पुट करने के लिए ध्यान रखना वैल्यू होना चाहिए, सॉल्वेंट किस में चाहिए,
ग्राम में, किस में है, ml में। सॉल्यूशन किस में चाहिए, ग्राम में, किस में है, ml में। तो दोनों को कन्वर्ट करोगे और कन्वर्ट करके कहां लेके जाओगे, दोनों को ग्राम में लेके जाओगे। तो सॉल्यूशन बनता कैसे है? लंबा क्वेश्चन ले लिया। सॉल्यूशन बनता कैसे है? सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर के बन जाएगा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन कैसा चाहिए, ग्राम में। सॉल्यूट, सॉल्यूट देखो कहाँ है, ये रहा 10 ग्राम। चलो भाई सॉल्यूट तो तुम्हें मिल गया 10 ग्राम। सॉल्वेंट कितना है, 90 ml। इसको तुम्हें लेके जाना है किसमें, ग्राम में। जो बच्चे डायरेक्ट 100 पुट करके निकाल दिया होगा आंसर, ठीक है, वो फंस गया। क्योंकि डेंसिटी के ऐड होने पर सॉल्यूशन का अमाउंट चेंज हो जाता है। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन में वॉल्यूम। तो डेंसिटी कभी भी ऐड करो यानी कि वॉल्यूम और मास का एडिशन या सब्ट्रैक्शन आने वाला है, तो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन का अमाउंट तो डेफिनेटली चेंज होगा। भाई सिंपल सी बात है, पहले क्या बोला इसने, 10% यूरिया प्रेजेंट है वाटर में। तुमने कहा यूरिया भाई वाटर में प्रेजेंट है, यूरिया किस में, किस टर्म में प्रेजेंट है, वेट बाय वॉल्यूम में। तो यूरिया का अमाउंट कितना आ गया 10 और वाटर का अमाउंट कितना आ गया 90 ml, क्योंकि वॉल्यूम में था। ठीक है, अब तुमने क्या किया, यहाँ परसेंटेज हटाया, जैसे बताया था परसेंटेज हटा के नीचे लगाता तो सॉल्यूशन। तो भाई ये भी तो सॉल्यूशन है। तो अगर जो बच्चा इसी अमाउंट को पुट कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि डेंसिटी से सॉल्यूशन का अमाउंट पे फर्क पड़ता है ना। तो हमें नया सॉल्यूशन चाहिए, क्योंकि इसने चेंज कर दिया ना, फिजिकल अपीयरेंस चेंज कर दिया। क्या कह रहा है, वेट बाय वेट निकालो, किसका, सॉल्वेंट का। तो वेट बाय वेट सॉल्वेंट क्या निकाल रहे हैं, तो सॉल्वेंट का अमाउंट ऊपर पुट करेंगे और सॉल्यूशन का अमाउंट नीचे पुट करेंगे इनटू में 100। ठीक है, तो सॉल्यूट तो हमारे पास मिल रखा है वेट में। भाई सॉल्यूशन का अपीयरेंस कैसा चाहिए हमें, वेट में चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए हमें, वेट के टर्म्स में। और सॉल्यूशन कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट हमारे पास ml में, लेकिन उसको हमें ले जाना किस में, ग्राम में। तो डायरेक्ट 100 अगर ले ले तो गलत हो जाता। तो अब आप क्या करोगे, इस वॉल्यूम को, ये जो 90 ml है, ये जो 90 ml है, इसको आप लेके जाने वाले हो ग्राम में। तो यहां यूज करोगे डेंसिटी का, दैट इज मास बाय वॉल्यूम। अब किसको चेंज कर रहे हो, सॉल्वेंट को। तो डेंसिटी भी किसका यूज होगा, सॉल्वेंट का। ठीक है, कितना है 2 ग्राम पर ml। तो कन्वर्ट करने वाले हो मास में, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। कैलकुलेट करो फटाफट, बताओ जल्दी कितना हुआ। नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा क्या, मैं सोच रहा हूँ यही कर दूं यार, चलो कोई बात नहीं। तो डेंसिटी मास में कन्वर्ट करना है ना। देखो डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास चाहिए हमें, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी कितना दिया है, 2 ग्राम पर ml। और वॉल्यूम हमारे पास कितना है, कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, बताओ कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम है, 90 ml। ठीक है, 90 ml प्रेजेंट है, ये रहा 90 ml। ml से ml काटो, कितना आ गया 90 इंटू में 2, 180 ग्राम। देख रहे हो, जो 100 पुट कर रहे थे वो गलत कर रहे थे ना, 180 ग्राम। अब न्यू सोल्यूशन आ गया हमारे पास, न्यू सोल्यूशन दैट इज सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट। क्वेश्चन लंबा है बट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो ये 10 ग्राम यूरिया है ना, और 90 ml वाटर था, वो न्यू सॉल्वेंट में कन्वर्ट हो गया 180। तो भाई 190 190 ग्राम आया हमारे पास नया सॉल्यूशन। तो समझ आ रहा है ना, डेंसिटी के चेंज होने पे सॉल्यूशन में फर्क पड़ता है, डायरेक्ट पुट कर देना। क्या निकालना था आपको, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। भाई अब काम आसान हो गया, वेट ऑफ सॉल्वेंट ऊपर और वेट ऑफ सॉल्यूशन नीचे इनटू में 100। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है बेटा, जल्दी बताओ, 180 180। ठीक है, नीचे 190 इंटू में 100, 0 से 0। ठीक है, 1800 अपॉन में 19। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा, परसेंट के टर्म्स में है ये, जल्दी बताओ कितना आएगा, कैलकुलेट करो। मैं भी कर लेता हूँ, मैं फोन में कर रहा हूँ।
तुम भी कर लो, तुम खुद से करो, ठीक है। तो भाई ये आ रहा है 94.73, 97 पॉइंट सॉरी 94.73, ठीक है। और दोनों किस में था, वेट के टर्म्स में था, इतना परसेंट आ गया अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ वेट। ऐसे करते हो। नेक्स्ट तो तुम कर लोगे ना, नेक्स्ट मतलब बोले तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकाल लोगे, ऊपर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पुट कर दोगे, नीचे सॉल्यूशन पुट कर दोगे, इनटू में 100 कर देना, है ना। स्पेस नहीं है, यहां कराने की कोशिश करता हूं। सॉल्यूट का ऊपर सॉल्यूट कितना 10, नीचे 190 इंटू 100, ये वेट बाय वेट सॉल्यूट का आ जाएगा। सिंपल सॉल्व कर लेना, 100 अपन में 19, जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। तो अगर अलग अलग क्वांटिटी दे दे, अलग अलग टर्म्स दे दे, तो क्या यूज करोगे, डेंसिटी वाला फॉर्मूला, ठीक है। लेक्चर की ड्यूरेशन शायद ज्यादा हो जाएगी यार। कितने क्वेश्चन है, एक होंगे, 3-4 क्वेश्चन होंगे, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट ही है, तो प्लीज हॉनेस्टली ईमानदारी से समझना और पढ़ना। ये है तुम्हारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। कह रहा है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है इन अ सॉल्यूशन, यही तो मैं चाहिए था, ठीक है। इन अ सॉल्यूशन क्या बोला, एक सॉल्यूशन में इथाइलिन ग्लाइकोल कितना प्रेजेंट है, 20% प्रेजेंट है। किसमें प्रेजेंट है, नहीं बताया कुछ भी, है ना। कभी भी बेटा अगर क्वांटिटी मेंशन ना हो तो ध्यान रखना सॉल्वेंट हमेशा वाटर यूज होगा, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट। अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में तो हमेशा वाटर सॉल्वेंट में यूज होगा। फटाफट क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ। बोर्ड के टर्म्स की अगर मैं बात करूँ, देखो मैं अगर सॉल्व कराऊं तो फटाफट करा दूंगा, लेकिन आपको सिखाना है कि कैसे करके आ रहे हो आप। तो पहले लिखोगे आप गिवन, गिवन क्या है, गिवन है 20% इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल है ना, 20% इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या है, C2H6O2, 20% C2H6O2 प्रेजेंट है, प्रेजेंट है। सॉल्वेंट नहीं देगा तो हम क्या मानेंगे, वाटर, प्रेजेंट इन वाटर। क्या समझाया था आपको अभी थोड़ी देर पहले, परसेंट हटाओगे 100 लगाओगे। किस टर्म्स में बोल रखा है, बाय मास। भाई और काम आसान हो गया, बाय मास का मतलब ये भी वेट में और ये भी वेट में, है ना। अब इसको जैसे हटाओगे, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बनता है बेटा, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो इस सॉल्यूशन में क्या मिक्स है बताओ, इस सॉल्यूशन में क्या मिक्स है सोचो। इस सॉल्यूशन में मिक्स है इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, किस में मिक्स है, वाटर में। तो ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, है ना। C2H6O2 क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और H2O क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। तो भाई दोनों किस टर्म्स में प्रेजेंट है, बाय मास, बाय मास। तो 20 ग्राम हो जाएगा बेटा C2H6O2 और 80 ग्राम हो जाएगा वाटर। काम आसान, ये इतना तब तो पहुंच गए, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, है ना। क्या बोला है भाई, 20% जो है C2H2O6 प्रेजेंट है बाय मास के टर्म्स में, यानी कि हमने यहां से 20% परसेंट हटा के 100 लाए, 100 लाते हैं सॉल्यूट का अमाउंट पता लग गया, सॉल्वेंट का अमाउंट पता लग गया। पूछा क्या है तुमसे, यहां पर भाई मोल फ्रैक्शन पूछ लिया। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, टोटल में एक की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। बात यहाँ मोल फ्रैक्शन की जा रही है, और मोल फ्रैक्शन से बेटा रिप्रेजेंट करते हैं उसको एक्स से। फॉर्मूला क्या होता है, Na अपॉन में Na प्लस में Nb, यानी टोटल की क्वांटिटी में एक की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे हमें, हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक है इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 जो कि 20 ग्राम है, और एक है हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल जो कि 80 ग्राम है। दोनों आपस में मिक्स है। इसमें पूछा है मोल फ्रैक्शन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का C2H6O2। तो मोल फ्रैक्शन तो तुम्हें आता होगा, है ना, जिसका पूछते हैं उसका मोल्स ऊपर आता है C2H6O2, और जिसका निकालना होता है मतलब जो टोटल में प्रेजेंट है उसका मोल जो है नीचे आता है। ये आ गया फॉर्मूला।
यानी कि यहाँ से फिर पता लग गया हमें इसका भी मोल पता होना चाहिए और इसका भी मोल पता होना चाहिए, टोटल मोल भी पता होना चाहिए और इसका भी मोल पता होना चाहिए। टोटल में क्या क्या मिक्स है और जिसको निकालना है वो क्या है, वो इथाइलिन ग्लाइकोल है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा मैं पहले, C2H6O2। तो भाई मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, गिवन मास और मोलिकुलर मास। गिवन मास कितना है, अभी हमने निकाला था 20। मोलिकुलर मास निकालना है हमें, है ना, C2H6O2। एक कार्बन का 12 होता है मोलिकुलर मास, 2 है तो 24 प्लस में एक हाइड्रोजन का 1, 6 है तो 6 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 और 2 है तो 32। तो भाई ये आ गया 24 प्लस में 6 प्लस में 32। ओवरऑल जब कैलकुलेट करोगे 6 और 2 8 और 4 12, 6 और 3 9 और 2 11 और 1 सॉरी 3 और 2 5 और 1 6, 62 ग्राम। ठीक है, ये मोल आ गया। ठीक है, सॉरी ये मोलिकुलर मास आ गया किसका, C2H6O2 का। तो भाई मोलिकुलर मास 62 आ गया इसका। इसको सॉल्व करोगे नंबर ऑफ मोल्स किसका आ जाएगा, C2H6O2 का आ जाएगा। करो एक बार कैलकुलेट, कितना आएगा, 0.3 के आसपास आएगा ये। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा है 20.3 के आसपास आएगा। एक बार चेक करो, सॉल्व करो। 20 डिवाइडेड बाई 62, ठीक है 0.32, यस ओके। समझ आ रहा है, 0.32 ये इसका मोल आ गया इथाइलिन ग्लाइकोल का। एंड और क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो गिवन मास ऑफ वाटर और मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। वाटर का गिवन मास कितना है 18, सॉरी 80। अभी देखो पता किया था ना हमने, ये रहा सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है 18 है। ठीक है, और सॉल्वेंट ही हमारे पास क्या है, वाटर। तो गिवन मास 80 है और मोलिकुलर मास 18 है। सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 18 4 जा 72, 8 18 4 जा 72। NH2O नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 आ गया बेटा 4.4 मोल। तो भाई ये वाटर का मोल्स आ गया और ये इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल आ गया। तुमसे पूछा क्या है, ये रफ कर देता हूं, ये तो पता ही होगा तुमको। ठीक है, तुमसे पूछा गया इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन, इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2, तो ऊपर इसका मोल पुट करोगे कितना है 0.32, नीचे टोटल मोल पुट करोगे कितना है 0.32 प्लस में 0.32 प्लस में 4.4। सॉल्व करो इसको, 0.32 अपॉन में 4.4 एंड 0.32 27 4.72 नीचे आएगा 4.72। इसको कट करो बेटा, चेक करो सॉल्व करके कितना आ रहा है। सॉल्व करो फटाफट, कर लिया, कितना आ रहा है, बताओ। 0.06 आ रहा है। ठीक है, 0.06। और भाई मोल फ्रैक्शन जो है ना, मोल फ्रैक्शन एक तरीके से नंबर है और नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। तो एक आध नंबर में आ जाए कि कौन सा यूनिट लेस है तो ध्यान रखना मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता। तो इस तरह से हम लोग अगर परसेंटेज के टर्म्स में दे दे मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन कुछ पूछ ले तो भाई इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट। यस, ये जो क्वेश्चन है आपका CBSE 2014 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कैसे सॉल्व करोगे।
कैलकुलेट मोलरिटी, क्या निकालना है? मोलरिटी। भाई क्वेश्चन बोर्ड में करने का तरीका, गिवन क्या है, ठीक है, फाइंड क्या करना है और उसका फॉर्मूला। अगर ये तीन चीज लिख के चलते हो, गिवन, फाइंड और फॉर्मूला, तो भाई आधे आधे नंबर तो यही तुम्हें मिल जाते हैं प्रेजेंटेशंस के। फॉर्मूला पता हो तो उसके भी नंबर मिल जाते हैं। अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहे उसका फॉर्मूला पता, लिख दो, पेपर शीट खाली छोड़ के मत करके आओ, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख के आपके मार्क्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ का मतलब ये नहीं कुछ भी लेके गाना लिख के आ जाओ, ठीक है। उससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो एग्जामिनर मार्क्स तो दे ही देता है इतना, ठीक है। तो गिवन क्या है? गिवन है 9.8% वेट ऑफ H2SO4। अब कुछ नहीं दिया है तो वाटर मान के चलेंगे, है ना। तो गिवन है 9.8% वेट बाय वेट, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लगाओगे, ये क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूशन किससे बनता है? सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। सॉल्वेंट ना दिया हो तो किसको मानोगे? वाटर को। सॉल्यूट कितना है अभी? 9.8 है, तो वाटर कितना बचा होगा? भाई टोटल 100 है ना। तो सॉल्वेंट क्या होता है? सॉल्यूशन से सॉल्यूट को माइनस कर दोगे, ये लाएगा आ जाएगा 90.2 आ जाएगा, ये आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोला है? वेट बाय वेट बोला है ना। समथिंग इन टर्म्स ऑफ वेट एंड डिजोल्व इन ऑल्सो वेट। तो ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में। तो ये तुमने गिवन क्वांटिटी निकाल लिया। पूछा क्या है इसने? अच्छा डेंसिटी भी दे रखा है, डेंसिटी दिया है यानी क्वेश्चन में लोचा है, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें यूज होने वाला है। पूछा क्या है इसमें? लो मोलैरिटी पूछ लिया। अब तुम्हें पता है मोलैरिटी क्या होता है, यानी कि उसे समझाना पड़ेगा, उसके बाद ही सोल्व कराऊंगा ये क्वेश्चन। तो देखो मोलैरिटी क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय मोलैरिटी, फिर क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। पता होगा बट फिर भी चेक करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, और ये होता क्या है? डेफिनेशन की बात अगर करूं तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जो तुम सॉल्यूट लेने वाले हो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट उसको तुम डिसॉल्व करने वाले हो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एक सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में एक अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को तुम डिसॉल्व कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? मोलैरिटी। और जो पर यूनिट वॉल्यूम है वो एसटीपी कंडीशन पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के कंडीशन पे लिया जाए तो 1 लीटर वॉल्यूम लेते हैं, और 1 लीटर वॉल्यूम में कितना ml होता है? 1000 ml। तो ये सिलेक्टेड अमाउंट है स्टैंडर्ड स्टेट पे। इसके बेसिस पे क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अभी बताता हूँ, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। देखो तो तुम किसको मिक्स कर रहे हो? सॉल्यूट के अमाउंट को। और अमाउंट किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है? नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्म में। तो तुम ये भी बोल सकते हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इस डेफिनेशन का भी यूज कर सकते हो मोलैरिटी के लिए। फॉर्मूला अगर बनाए बेटा तो फॉर्मूला मोलैरिटी के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल एम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है? वॉल्यूम में। वॉल्यूम अगर ml में यूज कर रहे हो तो ऊपर क्या लगाओगे? 1000, इस बात का ध्यान रखना। और अगर वॉल्यूम लीटर में यूज हो रहा है तो ऊपर 1000 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया फॉर्मूला और ये तुम्हारा डेफिनेशन। फॉर्मूले को आगे एक्सप्रेस अगर करते हैं हम तो क्वेश्चन आ जाता है, तो उससे पहले ही करते हैं यहीं पर। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास। यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स किसका यूज कर रहे हैं? तो यहाँ पे सॉल्यूट का यूज कर रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट का यूज कर रहे हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, ऊपर 1000 यूज कर रहे हो क्योंकि वॉल्यूम किस में है? ml में। वॉल्यूम किस में? ml में। तो ये तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मूला बन चुका है। अब मोलैरिटी के लिए तुम्हें क्या चाहिए? उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है और तुम्हें क्या चाहिए? मोलैरिटी के लिए भाई तुम्हें चाहिए गिवन मास, किसका? सॉल्यूट का। क्या चाहिए? मॉलिक्यूलर मास, किसका? सॉल्यूट का। क्या चाहिए? वॉल्यूम, किसका? सॉल्यूशन का। इसलिए वहां पे डेंसिटी दे रखा है। अब आते हैं उस क्वेश्चन पे। आओ क्वेश्चन पे। यस, देखो भाई इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है।
कैलकुलेट मोलैरिटी, ठीक है। और कितना दे रखा है 9.8 वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है सॉल्यूशन का, और क्या है H2SO4 है, और डेंसिटी भी दे रखा है। तो कैसे करने वाले इसको, देखो तरीका क्या बताया है, गिवन क्या फाइंड करना है, और फाइंड जो कर रहे हो उसका फॉर्मूला क्या है। गिवन क्या है बच्चों 9.8% है, वो भी वेट बाय वेट, इसमें सॉल्वेंट मेंशन नहीं किया। अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं करना हो तो क्या मानोगे, वाटर को सॉल्वेंट मानोगे, ठीक है। और 9.8% क्या है H2SO4 है, प्रेजेंट किस में है, वाटर में है, तो वाटर तुम्हारा क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, और H2SO4 क्या हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूट। निकालना क्या है तुमसे, क्या पूछ रहा है मोलैरिटी। अब बताओ परसेंटेज से मोलैरिटी पे लेके जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर तुम्हें गिवन क्वांटिटी ना पता हो, कॉन्सेप्ट ना पता हो, तो निकाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो पहले फॉर्मूला लिखो मोलैरिटी का, मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो। अभी मैंने बताया मोलैरिटी के बारे में, ठीक है, मोलैरिटी के बारे में बताया कि क्या होता है ना। उसका फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इनटू में 1000, अगर वॉल्यूम किस में हो ml में हो। अब नंबर ऑफ मोल्स किसका होता है, सॉल्यूट का होता है, ठीक है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट और मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए हमें, और वॉल्यूम चाहिए किसका, वॉल्यूम किसका चाहिए सॉल्यूशन का। तो भाई यहाँ से तुम्हें फॉर्मूले से ये क्लियर हो जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या दिया हुआ है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट तो दिया हुआ है 98%, सॉरी 9.8%, यानी कि 9.8 ग्राम तो H2SO4 होगा, और बाकी की क्वांटिटी किसकी होगी, सॉल्वेंट की, है ना। कैसे करोगे इसको, तो 9.8% का मतलब परसेंट हटाओ 100 लगाओ, ये किसका सिंबल है सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से। तो 9.8 ग्राम होगा H2SO4, कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे वाटर। वाटर की क्वांटिटी कितनी होगी यहाँ पर 100 में से जो माइनस करके आएगा, है ना, H2O की क्वांटिटी जो 100 में से माइनस करके आएगा, यानी कि 9.8 और 100 माइनस करेंगे तो 90.2 आएगा। ये आ रहा है तुम्हारा, किसके टर्म्स में है ये देख लो एक बार, किसके टर्म्स में है भाई, वेट बाय वेट, यानी दोनों ग्राम में है। लो ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है ना। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम, बट जब मोलैरिटी निकालेंगे तो मोलैरिटी के लिए हमें क्या चाहिए, मोलैरिटी के लिए चाहिए हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेंसिटी का यूज करना पड़ेगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास कितना है, पहले वॉल्यूम का निकालो, वॉल्यूम क्या निकलेगा मास बाय डेंसिटी, मास कितना है 100, डेंसिटी कितना दे रखा है, डेंसिटी कितना है देखो 1.02, डेंसिटी कितना है 1.02, इससे तुम्हारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, काम हो गया 1.02। कितना आ रहा आंसर चेक करो एक बार, बताओ चेक करके, 100 डिवाइडेड बाय 1.02, ये रहा 98.03, 98.03, ठीक है। ये निकालना था, तो गिवन मॉल्यूट, गिवन मॉल्यूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000, अगर वॉल्यूम किस में हो ml में हो, ठीक है चीज। तो मोलैरिटी ने गिवन मास सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है हमारे पास मास आ गया 1000, ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने निकाल लिया, कितना आ रहा 98.02 ml। तो भाई ये पुट कर दो 98.02 ml, इसको सॉल्व करो, ये जाएगा 10 पे, ये जाएगा 100 पे इसको सॉल्व करोगे तो भाई मोलैरिटी लगभग आ जाएगा 1.02 के समथिंग आ जाएगा मोल पर लीटर, ये आ गया मोलैरिटी। तो इस तरह से तुम अगर वेट बाय वेट में भी दे रखा हो तो मोलैरिटी फाइंड आउट करते हो। आया समझ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, मोलैरिटी बता रखा है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा आपको, एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा और एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यस ये वाला मैं होमवर्क दूंगा, ये आप कमेंट में इसका आंसर बताओगे, और इससे पहले जो क्वेश्चन है वो मैं करवा देता हूँ सॉल्व, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और ऑलमोस्ट एक रिवीजन तो तुम्हारा ऑलमोस्ट हो गया है बाकी टॉपिक्स का, ठीक है।
मोलैलिटी के बाद एक क्वेश्चन था ना, हाँ ये रहा। देखो भाई ये क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% बाय वेट, 10% बाय वेट, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी। देखो एक मोलैलिटी का करा दिया, एक मोल फ्रैक्शन का करा दिया, और एक मोलैलिटी का क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें मोलैलिटी भी फाइंड करना है, मोलैलिटी भी फाइंड करना है, तो तुम करोगे क्योंकि उससे पहले मैं 2 क्वेश्चन करवा चुका हूँ। वही तरीका बेटा, बोर्ड के तरीके से चले तो गिवन, फाइंड, फॉर्मूला। गिवन क्या है, गिवन है ग्लूकोज प्रेजेंट है वाटर में, चलो अच्छी बात है, इससे मिक्स कर मेंशन कर दिया। 10% किस फॉर्म में, वाई वेट के फॉर्म में, तो गिवन क्या है 10% ग्लूकोज है, ग्लूकोज है किस में प्रेजेंट है, वाटर में। परसेंट हटाओगे 100 लग जाएगा। 100 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉल्यूशन को, हर बार की तरह। सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट प्लस में सॉल्वेंट से बनता है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, ग्लूकोज, वेट में टर्म्स में सॉल्वेंट क्या है, वाटर, है ना। तो क्या आ जाएगा 90, क्योंकि ये मिलकर के क्या बन रहा है 100। बाई मास बोला है तो, बाई मास बोला तो क्या आ जाएगा, ग्राम ग्राम और ये ग्राम, ठीक है। तो तुमने गिवन पता कर लिया है ना, सॉल्यूट का गिवन मास पता कर लिया, और सॉल्यूट है क्या, ग्लूकोज है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का। तो इसका मोलिकुलर मास बेटा, मोलिकुलर मास इसका 180 होता है, ठीक है। मोलिकुलर मास इसका 180 होता है, याद रख लेना या फिर फाइंड आउट कर लेना। पूछा क्या तुमसे, ये तुमने गिवन लिख दिया, गिवन से ये पता लग गया कि सॉल्यूट का अमाउंट कितना है और सॉल्वेंट का अमाउंट कितना है। फाइंड क्या करना है, मोलैलिटी। तो मोलैलिटी के बारे में समझो, जैसे तुमने पढ़ा था ना अभी, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ऐसे ही मोलैलिटी भी है, सेम है, बस वॉल्यूम की जगह मास आ जाता है। मोलैलिटी, मोलैलिटी का छोटा भाई मोलैलिटी। इसमें क्या पढ़ोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट, प्रेजेंट इन पर यूनिट सॉल्वेंट, प्रेजेंट इन पर यूनिट सॉल्वेंट इन टर्म्स ऑफ केजी, और ग्राम में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है पर वेट के टर्म से प्रेजेंट है, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट केजी, और यही बेटा अगर ग्राम में हो, ठीक है, तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, वेट अगर ग्राम में हो तो ऊपर क्या लग जाएगा 1000। फर्क बस ध्यान रखना इतना है तुम्हें इंपॉर्टेंट, कि जो सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट किस फॉर्म में होता है, सॉरी ये जो नीचे है वेट वो सॉल्वेंट का है, सॉल्यूशन का नहीं है, इतना तुम्हें ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो अमाउंट पुट होगा वो किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा, और हमेशा वेट के टर्म्स में पुट होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स तो एक्सप्रेस कर ही लोगे, है ना। तो ओवरऑल फॉर्मूला क्या आ गया, मोलैलिटी का, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 1000 कब लगाएंगे, जब वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होगा, ग्राम में होगा। क्या दिया था क्वेश्चन में पीछे, 10% दिया रखा है ना, 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज किस में है, इन वाटर में है, कैसे है, बाय मास है, यानी कि ये भी ग्राम में और ये भी ग्राम में, काम हो गया खत्म। मोलैलिटी निकालना है, पुट कर दो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज, गिवन मास कितना है 10 ग्राम, 10 ग्राम आ जाएगा। मोलिकुलर मास 180 इंटू में 1000, क्योंकि सॉल्वेंट कितना है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और वाटर की क्वांटिटी कितनी थी 90 ग्राम। बस भाई लो हो गया काम, 0 से 0, ठीक है, 0 से 0 100 अपॉन में 18 इंटू में 9, सॉल्व कर लो आंसर। समझ में आई बात। तो भाई इस तरह से हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं। मोलैलिटी भी इसमें हो गया, और कैसे अगर परसेंटेज टर्म्स में दे रखा हो तो मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन निकालोगे, ये भी तुम्हें पता लग गया, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर
लेवल है, 10% प्रेजेंट है, मास के टर्म्स में प्रेजेंट है, तो मास के टर्म्स में प्रेजेंट है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मास में है। मोलरिटी कैसे निकालोगे और मोलरिटी कैसे निकालोगे पूछा है भाई, डेंसिटी का यूज कर लेना, सीबीएसई का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू कर लेना इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये हो सकता है रिपीट ही हो जाए। तब तक के लिए चलते हैं, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, एक क्विक रिवीजन भी हो गया। तो बेटा ये होमवर्क जरूर कर लेना, ठीक है। आज की सेवा समाप्त। डे 2 में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, नए एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।